किस्सा खत्म हो जाता, लेकिन तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल से दिमाग में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स का ये एक नया लेक्चर है। इससे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो, तो वीडियो जाकर जरूर देखिए ताकि ये टॉपिक भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। वैसे हम एनसीईआरटी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे बोर्ड में इवन आईआईटी, नीट, जेईई सब में एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए हर टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर किया जा रहा है और एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्षीय स्थिति पर हमने निकाल लिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा कंडीशन, निरक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले हम ये जानें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, डिटेल में हमने अध्ययन किया है। अगर आप डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। फिर भी हम यहाँ थोड़ी बातें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पर जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आकार की दूरी पर रखे हों, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये दो हमारे छोटे छोटे चार्ज हैं और इनके बीच की दूरी बहुत अल्प है, बहुत अल्प है, जैसे परमाणविक स्तर पर है, जैसे हाइड्रोजन H2 होता है, इस प्रकार से। परंतु हम यहाँ पर उतनी कम दूरी नहीं दिखाएंगे, अध्ययन के लिए इसे हम दूर दूर लिख रहे हैं। इनके बीच की दूरी को हम मान के चल रहे हैं कि 2L है। आप चाहें तो इसे D मान सकते हैं, A मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चार्ज जो होंगे हमारे, ये -Q चार्ज एक होगा, एक +Q चार्ज होगा। मतलब हम परिमाण सेम लिए हैं, जैसे Q ही लिया है, परंतु आवेश विपरीत लिए हैं, ठीक है, तभी ये हमारा द्विध्रुव कहलाएगा। अगर दोनों प्लस हो जाएं या दोनों ही माइनस हो जाएं तो ये द्विध्रुव नहीं होगा, ठीक है। और साथ में अगर आवेश का मान बदल जाए, जैसे दो कूलाम है और यहाँ 3 कूलाम हो जाए, तभी ये द्विध्रुव नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना है। एक तो हम ये ज्ञात करने वाले हैं लंबवत निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति तो इस अक्ष से कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम लंबवत की बात करेंगे तो इससे लंबवत यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दें कि ये स्थिति होगी, और इसका मध्य बिंदु हम मान ले रहे हैं O, और इस पॉइंट को A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, और जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उसको हम मान ले रहे हैं P बिंदु। क्या मान रहे हैं? P बिंदु मान रहे हैं। यहाँ से मध्य बिंदु से इसकी दूरी जो है वो R डिस्टेंस मान रहे हैं। इसे गामा मत समझिएगा, मैं R ऐसे ही लिखता हूँ, आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखते रहिएगा। इसके बाद हम A आवेश को इस P पॉइंट से मिला देंगे और B को भी P से मिला देंगे। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना की जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। परीक्षण आवेश हमारा हमेशा +Q0 होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर एक +Q0 चार्ज होगा तो ये प्लस इसको क्या करेगा दोस्तों, रिपल करेगा, और ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, यह हमारा EB होगा और ये डायरेक्शन हमारा EA के द्वारा लगेगा। अब दिशाएं अलग अलग हैं, तो इस पर जो परिणामी तीव्रता होगी, इसके लिए हमें इन दो सदिशों का कंपोनेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कंपोनेंट, जिसको हम घटक कहते हैं। देखिए इसे ऐसा क्यों किया जाता है, इस बात को समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए एक बॉल है, यहाँ पर इस बॉल में एक रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है, एक रस्सी इधर से बांध दें। अब अगर इसको हम पकड़ के एक बार इधर से कोई खींचे, एक बार इधर से खींचे, ऐसे समझें। अगर हम इस रस्सी को ऐसे पकड़ के इधर से दोनों तरफ पर लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉल हमारी ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ये बीच में ट्रेवल करेगी। इसी वजह से अगर अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, तो इसका जो परिणामी होगा वह इनके बीच से होकर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों।
इस साइड में जाएगा। अब हम पहला कंपोनेंट बना रहे हैं, इसका यहाँ पर एक लंब डाल दें और एक लंब इधर की तरफ डाल दें। तो ये कंपोनेंट जब इसका होगा तो अगर ये कोण थीटा है, इस कोण को भी हम थीटा मान ले रहे हैं, तो इसके लिए ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा जो होगी, अगर तिर्यक रेखा काटती है तो इसके द्वारा जो एकांतर कोण होते हैं और एक ही तरफ के अंतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये थीटा है दोस्तों, तो ये भी हमारा थीटा ही होगा और ये हमारा थीटा है, तो एकांतर कोण की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका जो कंपोनेंट है एक इधर भी हो जाएगा और एक इधर भी हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूँ EB, ऐसे इस वाले कंपोनेंट को, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी होगा और इसको हम साइन लेंगे, इसको कास। देखिए इसको ऐसे याद रखिए जैसे क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम थोड़ा सा अलग बना के दिखा दें आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, एक डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है और एक डायरेक्शन इधर की तरफ आ रहा है। तो इसका जब घटक करिएगा तो एक घटक इधर की तरफ चला जाएगा, एक घटक ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ये थीटा है तो इस थीटा को हम मान लेंगे, जहां थीटा होगा कोण बनता है वहां कास होता है। क्या होता है? कास होता है। ऐसे याद रखिए, कास पास, मतलब जो पास है वो कास है, ठीक है। तो ये हमारा EB है, क्या है? EB है। तो इस वाले को हम बोलेंगे EB cos थीटा, EB cos थीटा इस वाले कंपोनेंट के लिए, और ये हमारा हो जाएगा EB sin थीटा। बोलो आ रहा है समझ में? ऐसे ही क्या करना है, इस वाले सदिश का अगर हम कंपोनेंट करेंगे इसका, तो ये थीटा है तो इसके लिए ये पास हो जाएगा, तो ये भी कास और पास होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये हमारा EA है, क्या है? EA है। तो इसके लिए हमारा ये होगा EA cos थीटा, एक बार इधर हो जाएगा और एक बार इधर की तरफ निकालेंगे EA sin थीटा। बोलो आ रही बात समझ में? इस प्रकार से आप इस कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे। मतलब इससे हमने यहाँ पर लंब डाल दिया, यहाँ पर भी लंब डाल दिया, इसको ऐसे लंब डाल देंगे, ऐसे लंब डाल देंगे। यही काम हमने यहाँ पर किया है मित्रों, ठीक है। ये कंपोनेंट आप डिवाइड करेंगे तभी चीजें कंफर्म हो पाएंगी। ये हमारा अब एक बार यहाँ पर भी लिख लें, EB sin थीटा, सॉरी EB cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट EA cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर EB sin थीटा लिख लें और इस साइड में जो ये कंपोनेंट आ रहा है हमारा, इसको लिख लेंगे EA sin थीटा। यही बातें हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाई। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले इस -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखो वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो इसके कारण तो वैद्युत क्षेत्र EA ही हो रहा है। EA बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? EA बराबर KQ बाई R²। R² ये दूरी होती है। अब इस दूरी को कैसे निकालिएगा? देखिए ये R है तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी? ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगा, है ना, ये L हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा। कर्ण जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हमारा हो जाएगा √R² प्लस L²। ऐसे ही इस तरफ भी हो जाएगा √R² प्लस L²। इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए नीचे क्या होता है? R² मतलब दूरी का वर्ग होता है, तो दूरी हमारी यही है R² प्लस L²। ये होगा मित्र अंडर ब्रैकेट में, और इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम हल कर लें तो ये हो जाएगा KQ बाई, अब अंडर का वर्ग होगा तो करनी हट जाएगी, तो अगेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं R² प्लस L²। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो दिशा है वो आप देखिए P से A की ओर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 को लिए PA की ओर, PA की ओर हो जाएगा। ऐसे ही हम लिखेंगे +Q के कारण
P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा B, जो EB होगा, EB बराबर फिर हो जाएगा KQ/, जो R है ये दूरी का वर्ग होगा, कड़ी हट जाएगी। अगेन मैं यही चीज लिख सकता हूँ, R² प्लस L², वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी मित्रों। ये दूसरा समीकरण होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखिए डायरेक्शन क्या है, B से P की ओर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BP, ये सदिश यानी B से P की ओर। आप क्लास 11th में सदिशों का निरूपण पढ़े होंगे, तो जहाँ से शुरू होता है उधर ही हम क्या करते हैं, ये नंबर्स मतलब अक्षरों को लिखते हैं। क्लियर है? ये हमने EA और EB की वैल्यू निकाली। अब हम क्या लिख रहे हैं, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता के लिए यहाँ पर जो कंपोनेंट कार्य कर रहे हैं, EB sin थीटा, EA sin थीटा, ये आपस में बराबर हैं और विपरीत हैं। यहाँ देखो sin बराबर है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि EA की वैल्यू जो है इतना KQ/R² प्लस L², यहाँ पर EB बराबर भी KQ/R² प्लस L² है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी बराबर है। तो हम यहाँ पर ये चीजें लिख लेंगे कि EA sin थीटा तथा EB sin थीटा एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तब अब हमारी जो परिणामी तीव्रता होगी केवल इस दिशा में जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखेंगे परिणामी तीव्रता यानी E बराबर, यहां पर इस साइड में आप देखिएगा कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हम जोड़ लेंगे ये, यानी हम कह सकते हैं कि EA cos थीटा प्लस हो जाएगा EB cos थीटा। अब आप देखिएगा कि EA cos थीटा और EA और EB बराबर हैं। इसको हल करने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आपका EA प्लस EB, और आप यहाँ से cos को कॉमन कर लीजिए। क्या करेंगे, cos कॉमन कर लेंगे, और ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, चाहे तो 2, इसको दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, 2EA, और ये हो जाएगा cos थीटा। आप चाहे तो EB भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। अब हम यहाँ मान लिख लेते हैं, EA का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, चाहे EB का मान, और cos थीटा का वैल्यू अभी आपने नहीं निकाली है। cos थीटा बराबर क्या होगा, ये चीज लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, इसको 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। तो समीकरण 3 के लिए आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए cos थीटा, यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर क्या होता है मित्रों, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार L है, कर्ण इतना है, तो आधार हो जाएगा L और बटे हो जाएगा कर्ण √R² प्लस L², इतनी बात हो जाएगी। अब ये मान इसमें रख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से हम यहाँ पर लिखेंगे E निरक्षीय, या ये लिख लें निरक्षीय, आप निरक्षीय लिख सकते हैं पहचान के लिए। तो E निरक्षीय ये हमारा होगा 2 और गुणे A का मान, EA का मान यहाँ से आप निकाल के रख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा मित्रों KQ बटे, और यहाँ हो जाएगा R² प्लस L², और cos थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू रख लेंगे L बटे अंडर रूट, या इसको एक बार थोड़ा सा हम इस तरह से मॉडिफाई कर ले रहे हैं
एल बटे, इसको हम कर लें कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और करड़ी अगर हटा देंगे तो 1/2 घात हो जाएगा। करड़ी हटती है तो 1/2 घात मानी जाती है। तो यहाँ पर 1 घात है और इस जगह में हम लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस पर 1/2 घात मानी जाएगी। अब आप इसका गुणा कर लीजिए। कैसे गुणा करेंगे? आप देखिए ये 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, k को बाहर कर लें तो यहाँ हो जाएगा 2ql और बटे यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए गुणा करते समय समान आधार है तो घातें जोड़ ली जाएंगी। आप 1 और 1/2 को जोड़ दीजिए, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ऐसे जोड़िए ना, 1 प्लस 1/2 बटे 1 मानकर तिरछा गुणा, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/2। इस तरह से, इस वजह से आ गया घात 3/2 आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा ई निरक्षीय। ई निरक्षीय यही हमारा मेन सूत्र होगा। अब हम कुछ कंडीशन फॉलो करेंगे। कंडीशन फॉलो करेंगे कि जैसे L क्या है? बहुत छोटा है। L क्या है? बहुत छोटा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस बात को हम थोड़ा सा कहीं खोपचे में लिख देते हैं। कहाँ लिख दें? इस वजह से यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, यही ट्राई करते हैं हम। ये लिखेंगे L इज लेस देन R, क्योंकि ये देखिए जो द्विध्रुव होता है उनके बीच ऑलरेडी कम दूरी होती है, तो 2L होता है। तो इसका आधा L हुआ है तो और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और छोटा। यानी L जो है R से बहुत छोटा है, तो इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य क्यों मान रहे हैं? क्योंकि देखिए जो राशियां छोटी होती है उनका वर्ग करने पर वो और भी छोटी हो जाती है। जैसे हम कहें कि 0.1 है, अगर आप 0.1 छोटा है, अगर 0.1 का आप वर्ग कर दीजिएगा तो इसका उत्तर 0.01 आ जाएगा। यानी जिस छोटी राशि का वर्ग करने पर वो और भी छोटा हो रहा है, तो इसी वजह से L छोटा है, अगर वर्ग करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम उसे नगण्य मान लेंगे। तब यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए अब इसको तो हमें यहाँ लिखना ही पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे E निरक्षीय बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये K हो जाएगा और 2QL की जगह पे P हो जाएगा, और अपॉन में ये हमारा होगा R की घात 2 के घात में 3/2। अब गुणा होगा तो ये घात कट जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा E निरक्षीय बराबर K और ये हो जाएगा P बटे ये R के घात में 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम निरक्षीय स्थिति पर ये कंडीशन लगा सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो KP/R³ होती है। अब हम इसकी तुलना अगर अक्षीय स्थिति से करें तो आपको याद हो कि अक्षीय स्थिति पर जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी इस पॉइंट पर, तो E अक्षीय स्थिति पर हमने ये फॉर्मूला ज्ञात किया था K2P/R³। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो KP/R³ से 2 ज्यादा है। यानी यहाँ पर ऐसे लिख लें E अक्षीय बराबर K2P/R³। तो ये सारी चीजें इसमें भी हैं पर 2 ज्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E अक्षीय। अब आप चाहें तो ऐसे भाग भी दे सकते हैं। देखिए इन सब की जगह पे ये निरक्षीय लिख सकते हैं। E अक्षीय बराबर हो जाएगा 2 और इन सब की जगह पे रख दें क्या? E निरक्षीय। E क्या हो जाएगा? निरक्षीय। ये फॉर्मूला भी आप याद रखें।
मतलब अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। कई बार हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार इसमें हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो अच्छे से हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ जाइएगा। और एक और खास बात आप लोगों को यहाँ पर मैं नोट्स बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा ये बात आप नोट करिएगा। क्या, कैसे नोट करना है, ध्यान दीजिए। नोट ये करना है कि जब अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ही दिशा में होती है। अब डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर, ये हमारे डाइपोल मोमेंट पी की दिशा होती है। तो जो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आप देखिए माइनस से प्लस की ही ओर है, और लेकिन निरक्षीय स्थिति पर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर आ रही है। इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा ये है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी इधर ही होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा अगर इधर की ओर है तो निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा निरक्षीय स्थिति में, ये बात पहला यहाँ पर लिखते हैं, इसे अक्षीय लिखना है हमें, अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा में होती है। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से निरक्षीय स्थिति में सेम चीजें लिखनी है आपको। निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। फिर हम आप लोगों को अगली वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे, चाहे वो अक्षीय हो, निरक्षीय हो या किसी भी पॉइंट पर हो, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं अगली वीडियो को और एनर्जी के साथ बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।